हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द सीरीज ऑन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं और हर एक एक्सेप्शन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इमेजिन करते हैं आपने Amazon से एक फ़ोन ऑर्डर किया। Amazon पे वो ऑर्डर कंफर्म हो गया। आपके और Amazon के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब हाइपोथेटिकली Amazon वो फ़ोन डिलीवर नहीं करता या फिर कर देता है और उस फ़ोन की जगह निकलती है साबुन। तो क्या आप कुछ कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप Amazon को सू कर सकते हो, इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हो। वाइस वर्सा, Amazon ने आपको फ़ोन डिलीवर कर दिया लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, तो Amazon भी आपको सू कर सकता है, वो पेमेंट रिकवर कर सकता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपके और Amazon के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके रिगार्डिंग अगर आपका नेबर, आपका पड़ोसी जाके Amazon को सू कर दे तो क्या होगा? तो क्या कहेगा Amazon उससे? जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब यही तो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि जो पार्टीज जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं, ना कि कोई स्ट्रेंजर या अजनबी। उस पड़ोसी का आपके कॉन्ट्रैक्ट से Amazon के साथ कोई लेना देना नहीं था। ही वॉज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, ही वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए वो उसे एनफोर्स नहीं करवा सकता था। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिंपली क्या है कि जो लोग जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो पार्टीज हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की, वही उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर नहीं। अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इस पॉइंट को एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट से समझते हैं। एक बहुत बड़े कार के व्हील के मैन्युफैक्चरर हैं। वो अपने जो बनाए हुए मैन्युफैक्चर्ड व्हील्स हैं वो एक होलसेलर को बेचते हैं, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन होती है कि ये जो व्हील्स हैं ये लिस्ट प्राइस से कम पर नहीं बेचना। ओके, होलसेलर मान जाता है। अब होलसेलर इन व्हील्स को आगे एक रिटेलर को बेचता है और उसे कहता है वही कंडीशन कि इन व्हील्स को लिस्ट प्राइस से कम पर नहीं बेचना। लेकिन रिटेलर इन व्हील्स को लिस्ट प्राइस से कम पर बेच देता है। तो तीन लोग हैं यहाँ पर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बोला ये कंडीशन है कि ये जो मैंने व्हील्स बनाए हैं, पहिए बनाए हैं, इन्हें लिस्ट प्राइस से कम पर नहीं बेचना। होलसेलर ने रिटेलर को बेचे और उसने भी सेम कंडीशन बताई, इन व्हील्स को लिस्ट प्राइस से कम पर नहीं बेचना। लेकिन रिटेलर कुछ व्हील्स को लिस्ट प्राइस से कम पर बेच देता है। ओके, तो अब मैन्युफैक्चरर रिटेलर को
सू करता है कि तुमने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की, तुमने कुछ व्हील्स को लिस्ट प्राइस पर बेच दिया। अब देखते हैं यहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे कैसे हुए। पहला कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में, और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होलसेलर और रिटेलर के बीच में हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर होलसेलर और रिटेलर के बीच में हुआ है। इज मैन्युफैक्चरर अ पार्टी टू दैट कॉन्ट्रैक्ट? नो, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट होलसेलर और रिटेलर के बीच में था, और मैन्युफैक्चरर वॉज नॉट अ पार्टी टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड्स, ही वॉज अ स्ट्रेंजर टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। मैन्युफैक्चरर उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं था, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक स्ट्रेंजर है। इसलिए मैन्युफैक्चरर रिटेलर को सू नहीं कर सकता। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। मैन्युफैक्चरर कैन नॉट सू द रिटेलर। आई होप दिस इज क्लियर. This case is Dunlop Pneumatic Tyre Corporation Limited versus Selfridges Corporation Limited. ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे एक लैंडमार्क जजमेंट है कि मैन्युफैक्चरर हु वाज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर कुड नॉट सू द रिटेलर. So what is the rule? Stranger to contract cannot sue. सिंपल. अब मेरे घर में भी एक रूल है कि रात को 8 बजे के बाद बाहर नहीं रहना. आई एम श्योर बहुत सारे इंडियन फैमिलीज में ये रूल होता होगा. लेकिन अब सपोज मैं ट्रैफिक जाम में फंस गई तो मुझे एक्सक्यूज किया जाएगा ना, कुछ लिबर्टी तो मिलेगी. तो हर रूल का कुछ एक्सेप्शन होता है, वरना वो रूल वर्क नहीं कर पाएगा. तो यहां पर जो हमारा रूल है, अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, उसके भी एक्सेप्शंस हैं, जहां पर वो केसेस आते हैं वेयर अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू. अब वन बाय वन उन्हीं एक्सेप्शंस को डिस्कस करते हैं. वो केसेस देखते हैं जहां पर एक अजनबी, एक स्ट्रेंजर भी कॉन्ट्रैक्ट को सू कर सकता है. फर्स्ट एक्सेप्शन है ट्रस्ट के केस में. ट्रस्ट मतलब क्या? ट्रस्ट, आपको आपके फ्रेंड पे ट्रस्ट है, आपको अपने भाई पे ट्रस्ट है, बहन पे ट्रस्ट है, फादर पे ट्रस्ट है. ट्रस्ट मतलब विश्वास, कॉन्फिडेंस, भरोसा, यही होता है ना ट्रस्ट का मतलब. तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जब एक इंसान दूसरे इंसान पर ट्रस्ट करते हुए, कॉन्फिडेंस रखते हुए उसे कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे कि वो उस प्रॉपर्टी को एक बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए यूज करेगा, उसे कहते हैं ट्रस्ट. मतलब अगर एक फादर अपनी माइनर डॉटर के बेनिफिट के लिए एक रिलेटिव को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं कि वो रिलेटिव उस प्रॉपर्टी को उनकी माइनर डॉटर के बेनिफिट के लिए यूज करेगा, तो वो बन जाती है ट्रस्ट. जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है उसे कहते हैं ऑथर, जिसे की जाती है वो बन जाता है ट्रस्टी, और जिसके बेनिफिट के लिए की जाती है वो बन जाता है बेनिफिशियरी. अब अगर वो ट्रस्टी अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली फुलफिल ना करे, उस प्रॉपर्टी को ठीक से देख रेख ना करे, यूज ना करे, तो ये जो बेनिफिशियरी है वो उस ट्रस्टी को सू कर सकता है. कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? फादर और रिलेटिव.
या ऑथर और ट्रस्टी के बीच में, लेकिन बेनिफिशियरी जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है वो भी ट्रस्टी को सू कर सकता है, क्योंकि वो ट्रस्ट उसके बेनिफिट के लिए क्रिएट की गई है। तो हुआ ना ये स्ट्रेंजर कैन नॉट सू का एक्सेप्शन। इसे एक इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फादर ने अपने बड़े बेटे उमानाथ को अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया, मतलब अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। इस प्रॉपर्टी के बदले में उमानाथ ने अपने फादर को प्रॉमिस किया कि वो जंग बहादुर, जो फादर का माइनर इलेजिटिमेट सन था, उसके मेजर हो जाने पर उसे 30,000 रुपीस और एक गांव देगा। अब जंग बहादुर मेजर हो गया तो वो गया उमानाथ के पास कि भैया, जैसा आपने पापा को प्रॉमिस किया था मुझे वो 30,000 और एक गांव दे दो। तो उमानाथ ने गुस्से में आके कहा, क्यों दे दूं? कभी आया होली दिवाली पे दशहरे पे मुझे विश करने? नहीं आया ना, मैं नहीं दे रहा। तो जंग बहादुर कोर्ट में चला गया। अब ये मैटर कोर्ट के सामने था। तब कोर्ट ने कहा, यहां पर फादर ने जंग बहादुर, जो उनका माइनर बेटा था, उसके फेवर में एक ट्रस्ट क्रिएट की थी, जहां पर फादर ऑथर थे, उमानाथ ट्रस्टी था और जंग बहादुर बेनिफिशियरी था। तो ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट फादर और उमानाथ के बीच में हुआ था, लेकिन क्योंकि जंग बहादुर एक बेनिफिशियरी था उस कॉन्ट्रैक्ट का, वो जो ट्रस्ट बनी थी उसका, इसलिए इवन दो ही वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्दो वो थर्ड पार्टी है, ऑल्दो एक स्ट्रेंजर है, अजनबी है उस कॉन्ट्रैक्ट का जो उसके फादर और उमानाथ के बीच में हुआ था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक तरह से ट्रस्ट क्रिएट हुई थी उसके बेनिफिट के लिए, वो उमानाथ को सू कर सकता है और ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा सकता है और उसे वो 30,000 रुपये और वो गांव मिलेगा। रमा उमानाथ वर्सेस जंग बहादुर। तो पहला एक्सेप्शन टू द रूल दैट अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, वो है ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी, जिसके बेनिफिट के लिए वो ट्रस्ट क्रिएट की गई है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है, ही कैन सू। अब देखते हैं सेकंड एक्सेप्शन को। तो बात करते हैं अब सेकंड एक्सेप्शन की। ये एक हिंदू जॉइंट फैमिली है, बहुत प्यार से रहती है, साथ साथ रहती है, हम साथ साथ है गाना गाती है। लेकिन एक दिन इन भाइयों के बीच में एक पार्टीशन हो जाता है, पार्टीशन डीड तैयार हो जाती है, मतलब भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है। उस प्रॉपर्टी डीड में ये डिसाइड होता है कि हमारी बहन की शादी में हम सब भाई इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टीशन हो रहा है भाइयों के बीच में, प्रॉपर्टी डीड तैयार हो रही है। उस प्रॉपर्टी डीड में ये डिसाइड हुआ है कि बहन की शादी में सभी भाई इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। फाइनली बहन की शादी हो रही है, लेकिन ये तीनों भाई उसकी शादी के लिए कंट्रीब्यूट करने से मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं कर रहे कंट्रीब्यूट। तो ये बहन कोर्ट में चली जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस पार्टीशन डीड को एनफोर्स करवाने के लिए कि इन्होंने कहा था ये मेरी शादी में कंट्रीब्यूट करेंगे, अब नहीं कर रहे।
तो भाई कहते हैं, अरे तुमने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, तुम तो उस कॉन्ट्रैक्ट की उस पार्टीशन डीड में पार्टी थी ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो हम 3 भाइयों के बीच में हुआ था, यू आर अ स्ट्रेंजर टू दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकती। लेकिन कोर्ट ने कहा, बेशक कॉन्ट्रैक्ट आप 3 भाइयों के बीच में हुआ था, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड हुआ था कि आपकी बहन की शादी में आप सब कंट्रीब्यूट करोगे। उसकी शादी के खर्चे के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन था, वो उस कॉन्ट्रैक्ट की एक बेनिफिशियरी है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती है। ये अक्सर होता रहा है कि फैमिलीज में फैमिली अरेंजमेंट जब होता है, पार्टीशन होता है प्रॉपर्टी का, तो मेल मेंबर्स आपस में पार्टीशन कर लेते हैं, लेकिन घर की औरतों के लिए फीमेल मेंबर्स के मेंटेनेंस के लिए कुछ प्रोविजन रखा जाता है। तो वो फीमेल मेंबर्स ऑल्दो उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं होती, लेकिन जरूरत पड़ने पर, वक्त आने पर, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली एनफोर्स ना हो तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती हैं, ऑल्दो वो उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है, दे आर स्ट्रेंजर टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो सेकेंड एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोविजन फॉर मैरिज एक्सपेंस, शादी के खर्चे के लिए या मेंटेनेंस के लिए फीमेल मेंबर्स के जो प्रोविजन रखा जाता है फैमिली अरेंजमेंट में, वहां पर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती है। तो पहला एक्सेप्शन था ट्रस्ट के केस में, जहां बेनिफिशियरी उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। सेकंड है फैमिली अरेंजमेंट के केस में, और ये सिमिलर केस था सुंदराजा अयंगर वर्सेस लक्ष्मी ममल। अब थर्ड एक्सेप्शन देखते हैं, कंडक्ट, एक्नॉलेजमेंट और एडमिशन। कई बार ऐसा होता है कि पार्टीज के बीच में कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, फिर भी एक पार्टी दूसरे पर्सन के राइट को एक्नॉलेज कर लेती है कि वो उसे सू कर सकता है। ए बी को 1 लाख रुपए देता है और कहता है इसे सी को दे देना। ए बी को 1 लाख रुपए देता है और कहता है इसे सी को दे देना। अब बी सी के पास जाकर ये बात एक्नॉलेज करता है कि मुझे ए ने तुम्हें देने के लिए 1 लाख रुपए दिए हैं। ए ने बी को दिए 1 लाख कि सी को दे देना। बी ने सी के पास जाकर ये फैक्ट एक्नॉलेज किया कि सी ऐसा है, मुझे ए ने तुम्हें देने के लिए 1 लाख रुपए दिए हैं। अब अगर बी सी को वो 1 लाख रुपए ना दे तो सी उससे सू कर सकता है, क्योंकि बी ने ये एक्नॉलेज कर लिया कि सी तुम्हारे 1 लाख रुपए मुझ पर बकाया है। तो उसे रिकवर करने के लिए सी, ऑल्दो एक पार्टी नहीं था ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन वो बी को सू कर सकता है। सिमिलरली ये एक लेडी है, लेट्स से रीटा, ये जॉन है जो प्रॉपर्टी डीलर है। रीटा ने जॉन की हेल्प से एक प्रॉपर्टी की डील की 25 लाख में। जॉन की हेल्प से रीटा ने अपनी एक प्रॉपर्टी बेची 25 लाख में। अब उसमें जॉन का कमीशन था 25,000 का। रीटा ने उसे 5,000 दिए एक बार। फिर कुछ दिन बाद उसने जॉन को फिर से बुलाया और फिर से 5,000 दिए, लेकिन अब वो बाकी के पैसे देने से मना कर रही है। वो बाकी के 15,000 नहीं दे रही। इस पर कोर्ट ने कहा कि रीटा ने अपने कंडक्ट से
पहली बार 5,000 दिए, फिर दूसरी बार 5,000 दिए, अपने कंडक्ट से जॉन के अगेंस्ट अपनी लाइबिलिटी अक्नॉलेज कर ली है। तो ये 5,000 देना, फिर 5,000 देना, ऐसा कंडक्ट कर कर रीटा ने जॉन के अगेंस्ट अपनी लाइबिलिटी अक्नॉलेज कर ली है और जॉन अब रीटा को सू कर सकता है। तो थर्ड एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंडक्ट, अक्नॉलेजमेंट और एडमिशन। नेक्स्ट एक्सेप्शन है कोवेनेंट्स कंसर्निंग लैंड। कोवेनेंट्स कंसर्निंग लैंड का मतलब है एक लैंड की पीसफुल एंजॉयमेंट और यूज के लिए उसके साथ जब कोई ड्यूटीज, सर्टेन ड्यूटीज अटैच्ड होती हैं तो उसे कहते हैं कोवेनेंट्स कंसर्निंग लैंड। कोवेनेंट्स कंसर्निंग लैंड ये टॉपिक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर्ड है। वहाँ बकायदा एक सेक्शन है कोवेनेंट्स कंसर्निंग लैंड के ऊपर, लेकिन हम इसे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लॉ में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्यों पढ़ रहे हैं? इस बात को इस एक इंटरेस्टिंग और सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कैटरीना कैफ है और पीछे इनका बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा घर है। अब इस घर के एडजॉइनिंग एक खाली प्लॉट है, एक लैंड है। वो ये प्लॉट सलमान को बेचती हैं और उसके साथ उस प्लॉट के यूज पे एक कंडीशन बताती है कि जब भी उस प्लॉट पे घर बनाया जाएगा तो उसकी खिड़कियां मेरे घर को फेस नहीं करेंगी। मतलब ये उनका घर है और साथ में जब वो प्लॉट है उस पर घर कंस्ट्रक्ट होगा तो उसकी खिड़कियां कैटरीना के घर को फेस नहीं करनी चाहिए, जिससे वो पीसफुली और प्राइवेटली अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। ठीक है, सलमान वो प्लॉट परचेज कर लेते हैं, लेकिन वो उस पर घर बनाने का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं और वो प्लॉट आगे रणबीर कपूर को बेच देते हैं। रणबीर कपूर को ये पता है कि इस प्लॉट पे जब घर बनेगा तो खिड़कियां कैटरीना के घर को फेस नहीं करनी चाहिए। रणबीर कपूर उस प्लॉट पे घर बनाता है और बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाता है कैटरीना के घर को फेस करते हुए। कैटरीना के पूछने पर बड़ी आराम से वो गाना गाता है, बदतमीज दिल माने ना, और कहता है तुम क्या कर सकती हो, मैंने ये प्लॉट सलमान से खरीदा है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरे और सलमान के बीच में है, इसलिए तुम अब इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन जहां पर बायर इस नोटिस के साथ कोई लैंड खरीदता है कि उसके साथ सर्टेन ड्यूटीज अटैच हैं, तो उस बायर के अगेंस्ट वो ड्यूटीज एनफोर्स करवाई जा सकती हैं। रणबीर कपूर को पता था कि इस प्लॉट पर खिड़कियां कैटरीना के घर को फेस नहीं कर सकती, तो कैटरीना और रणबीर, ऑल्दो उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन कैटरीना ये ड्यूटीज रणबीर के अगेंस्ट एनफोर्स करवा सकती है। तो हुआ ना ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मतलब है यहां पर एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है और एक थर्ड पार्टी है। प्रिंसिपल एजेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, और वो उस एजेंट को कंसेंट देता है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर थर्ड पार्टी से डील कर सकता है। अब लेट्स से यहाँ 3 लोग हैं, राहुल से राज और ये अंजलि। राहुल ने राज को अपना एजेंट अपॉइंट किया कि वो उसके बिहाफ पर गुड्स परचेज कर सकता है उसकी कंपनी के लिए। अब राज ने अंजलि के साथ
गुड्स परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। राज ने इनफैक्ट एडवांस पेमेंट भी दे दी, लेकिन अब अंजलि ने वो गुड्स देने से मना कर दिया। तो इस सिचुएशन में राहुल, हु इज द प्रिंसिपल, कैन सू अंजलि। ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट राज और अंजलि के बीच में हुआ था, लेकिन राज ने वो कॉन्ट्रैक्ट राहुल के बिहाफ पे किया था, एजेंट ने वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के बिहाफ पे किया था। तो ऐसे सिचुएशन में प्रिंसिपल उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है, थर्ड पार्टी को सू कर सकता है। तो ये नेक्स्ट एक्सेप्शन है टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर प्रिंसिपल, ऑल्दो नॉट बीइंग अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एजेंट एंड थर्ड पर्सन, ही कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट एक्सेप्शन, टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। टॉर्ट का मतलब होता है रॉन्ग, मतलब कुछ नेग्लिजेंट एक्ट हो तो वहां पर भी थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती है। इसे एक एक्चुअल लैंडमार्क केस की हेल्प से समझते हैं। यहां पर ये लुफ्तांजा एयरलाइंस हैं। इन्होंने दिल्ली के ओबरॉय होटल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। लुफ्तांजा एयरलाइंस ने दिल्ली के ओबरॉय होटल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि उनका क्रू और मेंबर्स होटल ओबरॉय में स्टे करेंगे जब भी वो दिल्ली में होंगे। तो क्रू आता है और होटल ओबरॉय में स्टे करता है, एक 5 स्टार होटल। अब शाम के टाइम ये एक पायलट विद लुफ्तांजा एयरलाइंस ये स्विमिंग के लिए जाते हैं। वो होटल ओबरॉय के स्विमिंग पूल में जैसे ही डाइव करते हैं वो उन्हें सीरियस हेड इंजरीज होती हैं। इतनी सीरियस हेड इंजरीज होती हैं उन्हें कि वो पैरालिसिस में चले जाते हैं। अब वो होटल ओबरॉय को सू करते हैं कि आप नेग्लिजेंट थे और आपका पूल डिफेक्टिव स्ट्रक्चर का था, उसकी वजह से मेरी ऐसी हालत हुई। यहां पर होटल की तरफ से यह आर्ग्यू किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो एयरलाइंस और होटल के बीच में था, तो पायलट इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो होटल ओबरॉय को सू नहीं कर सकता। लेकिन कोर्ट ने कहा बेशक ही कॉन्ट्रैक्ट एयरलाइंस और होटल के बीच में था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट किया किसके लिए गया था, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिशियरीज कौन थे, क्रू जिसमें कि वो पायलट भी आता है। और ऐसे केस में एक होटल, एक 5 स्टार होटल जब इतना नेग्लिजेंट हो कि इतनी सीरियस इंजरीज उस पायलट को हुई, ऐसे केस में दैट होटल इज लायबल टुवर्ड्स दैट पायलट, और वो पायलट ऑल्दो नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट उस होटल की नेग्लिजेंट एक्ट के लिए होटल को सू कर सकता है। तो टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस के केस में जहां नेग्लिजेंस का रॉन्ग हो वहां पर एक थर्ड पार्टी, एक स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू द कॉन्ट्रैक्ट, कैन सू द नेग्लिजेंट पार्टी। तो ये था हमारा नेक्स्ट एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये है वो केस ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड का लैंडमार्क जजमेंट। तो हमने देखा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस रूल के एक्सेप्शंस, वो सिचुएशंस जहां पर अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। पहला, इन केस ऑफ ट्रस्ट बेनिफिशियरी सू कर सकता है। सेकंड, प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, और
मैरिज एक्सपेंसेस, फैमिली अरेंजमेंट के केस में वहां पर भी बेनिफिशियरी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू द कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड एक्सेप्शन इज कंडक्ट, एक्नॉलेजमेंट और एडमिशन. फोर्थ, कोवेनेंट्स कंसर्निंग लैंड. नेक्स्ट, एजेंसी, प्रिंसिपल कैन सू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एजेंट एंड थर्ड पार्टी. लास्ट, टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस. तो ये है एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट. तो हमने देखा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर एक सेकेंड स्टेटमेंट भी है. स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू. दोनों स्टेटमेंट्स प्राइमा फेसाई एक जैसी लग रही हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स में एक वर्ड डिफरेंट है. पहला यहां पर है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, और यहां है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू. इसे तो हमने अच्छी तरह से समझ लिया. अब ये स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू क्या है और इन दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं. स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू. ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए बी को एक वॉच देगा 100 रुपीज के लिए. ए बी को वॉच देगा 100 रुपीज के लिए. ए बी को वो वॉच देता है, लेकिन बी ए को 100 रुपीज नहीं देता. उसकी जगह वो 100 रुपीज ए को एक्स देता है ऑन बिहाफ ऑफ बी. आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको एक वॉच दूंगी 100 रुपीज के लिए. अब वो 100 रुपीज मुझे आपकी जगह आपका एक फ्रेंड देता है. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम promisee or third person at the desire of the promisor. The consideration may move from the promisee or any other person, and this is a completely valid contract under Indian Contract Act. तो यहां पर कंसिडरेशन एक्स की तरफ से मूव हुआ है एंड बी इज अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन. हाउएवर ही इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में है. बी ने कंसिडरेशन नहीं दिया. बी इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट को सू कर सकता है. वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है. तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू द कॉन्ट्रैक्ट. आपके और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंसिडरेशन वो 100 रुपये मुझे आपने दिए या आपके दोस्त ने दिए. मेरे और आपके बीच में वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. हम दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज हैं और हम दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं, सू कर सकते हैं. तो बेशक वो 100 रुपये आपके दोस्त ने दिए और आप स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हुए, लेकिन आप स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो और इसलिए आप उस कॉन्ट्रैक्ट को सू कर सकते हो. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन आर
different things. Privity of contract and privity of consideration are two different things. इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम अ थर्ड पर्सन. आपकी जगह आपके दोस्त वो पैसे मुझे दे सकता है. तो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज डिफरेंट. लेकिन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि सिर्फ जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की वही उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती हैं. इस लेक्चर को एंड करने से पहले एक छोटा सा कमेंट. हमने जो चिन्नैया वर्सेस रमैया केस देखा था वहां हमने ये डिस्कस किया था कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और थर्ड पर्सन. वो केस प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं था. वहां चिन्नैया और रमैया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन कंसिडरेशन थर्ड पर्सन से मूव किया था. इसलिए चिन्नैया कुड सू रमैया. ओके, सो प्रिविटी एंड कंसिडरेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स. अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू द कॉन्ट्रैक्ट. हाउएवर a stranger to consideration can sue. You can try answer writing practice with this question. A stranger to contract cannot sue. इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने एग्जाम में आंसर ही लिखकर आना है. आई होप इस लेक्चर के सभी टॉपिक्स आपको क्लियर हों. इफ देयर इज स्टिल एनी डाउट यू कैन लीव योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और अदरवाइज ऑल्सो अगर आपको इस टॉपिक पे और कुछ पॉइंट डिस्कस करना है देन ऑल्सो यू कैन रीच मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ आई एंड दिस लेक्चर विद दिस ब्यूटिफुल थॉट. डोंट स्लीप वॉक थ्रू लाइफ. पूरी जिंदगी नींद में चलकर मत गुजार दो. बी अवेक, चेज योर ड्रीम्स, फुलफिल योर ड्रीम्स, वर्क हार्ड एंड अचीव योर गोल्स एंड लिव योर लाइफ इन ट्रू सेंस. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग हार्ड. I'll see you next time. Till then, take care. Have a good day. Bye-bye.